वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। हड़ताल। भैरव प्रसाद गुप्त। प्राण बाबू उस समय इतने जोश और खुशी में थे कि उन्हें देखकर सभी लोग चकित थे। लोग उनकी हर हरकत और हर बात को चकित होकर देख सुन रहे थे, किंतु प्राण बाबू को अपनी अस्वाभाविक हरकतों और बातों का जैसे कोई होश ही न था। वह तो अपनी ही खुशी और जोश में मस्त थे। उनकी कमजोर टांगों में जाने कहाँ की ताकत आ गई था कि वह तनिक तनिक देर में इस मेज से उस मेज और उस मेज से उस मेज पर तुल तुल चलकर पहुंच जाते। बड़ी गर्मजोशी के साथ मेज पर बैठे हुए लोगों से हाथ मिलाते और अपनी बात शुरू कर देते। उनकी गूंगी जबान आज जैसे कैंची की तरह चल रही थी। उनके सूखे चेहरे पर एक अजीब रौनक थी और उनकी निस्तेज गिरों में धंसी हुई नम आंखों में एक अजीब चमक थी। इधर बहुत दिनों से प्राण बाबू कॉफी हाउस तो आते थे, लेकिन काफी न पीते थे। कोई पूछता तो अजीब सा दयनीय मुंह बनाकर वह कह देते, धन्यवाद, मन नहीं कर रहा है। किंतु आज कोई पूछता तो वह झट बड़े उत्साह के साथ हंसते हुए कहते, क्यों न पीऊंगा, जरूर पीऊंगा, मंगाइए, हो तो एक सिगरेट भी दीजिए। कदाचित उनकी खुशी और जोश का मजा लेने के लिए ही हैरत में पड़े हुए कई लोग एक साथ ही उनकी ओर अपना अपना पैकेट बढ़ा देते। तब प्राण बाबू एक के पैकेट से एक सिगरेट निकालते हुए दूसरों को आश्वस्त करने की गर्ज से कहते, इनकी पी लूं, फिर आप लोगों की भी पीऊंगा, धन्यवाद, धन्यवाद, और सिगरेट जलाकर इतने जोर से कश लेने लगते जैसे वह सिगरेट नहीं, गांजे का दम लगा रहे हों। 5-7 कश में ही वह एक सिगरेट खत्म कर दूसरी जला लेते। यही हाल कॉफी का भी था। कॉफी आते ही वह उठा लेते और उसे ऐसे गटक जाते जैसे वह गर्म काफी न होकर ठंडा पानी हो। वह आज कितनी बार कॉफी गटक चुके थे और कितनी सिगरेटें फूंक चुके थे, इसका कोई हिसाब नहीं था। इधर बहुत दिनों से उन्होंने जैसे अपना मुंह सी रखा था। कभी किसी ने औपचारिकतावश कुशल समाचार पूछ ही लिया तो वह जैसे बड़ी मुश्किल से अपने मुंह का एक टांका खोलते और सिर झुकाए हुए ही भुन से ठीक है कहकर तुरंत अपने मुंह का टांका दुरुस्त कर लेते। इसी कारण कदाचित लोग उन पर दया करते और उनसे कोई बात न करते। लेकिन आज वह मेज पर आते ही लोगों की ओर हाथ बढ़ाते हुए मुंह फाकर बोल पड़ते। हमारे कार्यालय में तो मुकम्मल हड़ताल हो गई। लोग हैरत से उनका मुंह ताकने लगते तो वह हंसकर कहते, आप लोग मेरा मुंह क्या ताक रहे हैं, मैं पक्की बात कह रहा हूँ, अपनी आंखों से ही देखकर आया हूँ। तो आप अपने कार्यालय गए थे? कोई पूछ लेता। गया नहीं था तो क्या मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ, बड़ी दबंगई से वह जवाब देते। नहीं नहीं, कोई बात को संभालता। इनका मतलब यह था कि जब हड़ताल में शामिल होना ही था तो आपको अपने कार्यालय जाने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं? पटाखे की सी आवाज में प्राण बाबू बोल पड़ते, जरूरत क्यों नहीं थी? हम लोग न जाते तो गद्दारों का मुंह काला कौन करता? अच्छा अच्छा, तो आपके कार्यालय में भी गद्दार है क्या? कोई पूछ बैठता। गद्दार कहाँ नहीं है? प्राण बाबू नाक चढ़ाकर फट पड़ते, लेकिन हमें देखकर गद्दारों का साहस छूट गया। वे भाग खड़े हुए और हमारे यहाँ मुकम्मल हड़ताल हो गई। हमने तो सुना है कि आपके कार्यालय पर पुलिस ने बड़ी गिरफ्तारियां की हैं, कोई कहता। हाँ, प्राण बाबू तपाक से कहते, काफी गिरफ्तारियां हुई हैं। हमारे ब्रात्रमंडल के प्रायः सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अफसरों ने खुद दौड़ दौड़कर नेताओं को पहचानवाया और पुलिस से गिरफ्तार करवाया है। लेकिन इससे क्या, हड़ताल हमारे यहाँ मुकम्मल है। कोई भी कार्यालय नहीं गया, इतना मैं ताल ठोक कर कहता हूँ। अब आप अपने कार्यालय का हाल बताइए। इनके यहाँ तो हड़ताल आंशिक ही मालूम होती है, कोई उनकी ओर से आंखें बचाकर बताता। क्यों? प्राण बाबू जैसे बिगड़ कर पूछते, ऐसा क्यों हुआ? पर लोगों ने गद्दारों को कार्यालय में क्यों घुसने दिया? उन्हें पुलिस की सुरक्षा प्राप्त थी। वह बताता, इन लोगों ने गद्दारों को रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने गोलियां चला दी। गोलियां चला दी? प्राण बाबू जैसे आंखें बाहर निकाल निकाल कर पूछते। आपको नहीं मालूम? वह बताता, शायद 1-2 आदमी मरे भी हैं, घायल तो कई हुए हैं। और आप लोग यहाँ, बड़े अफसोस की बात है। और प्राण बाबू ललकार कर कहते, पुलिस ने अगर हमारे यहाँ गोलियां चलाई होती तो अब हम आपको क्या बताएं। आप लोगों का भ्रातृमंडल बहुत ही शक्तिशाली है, वह बेचारा जैसे शर्मिंदा होकर कहता। लेकिन तभी कोई दूसरा कह पड़ता, हमने तो सुना है कि इनके यहाँ कितने ही लोग छुपकर अपनी हाजिरी के दस्तखत बना रहे हैं और रात तक रजिस्टर खुला रहेगा ताकि लोग आएं और अपनी हाजिरी के दस्तखत बना जाएं। यह झूठ है, बिल्कुल झूठ है। प्राण बाबू मेज पर घूंसा मारकर कहते, ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। अफसरों ने यह अफवाह हमारे भ्रातृमंडल में फूट डालने के लिए उड़ाई होगी।
लेकिन इस अफवाह से हमारे यहाँ कोई भी धोखा खाने वाला नहीं है। हमारा भ्रातृमंडल चट्टान की तरह ठोस और मजबूत है। हो सकता है आप ठीक कहते हो, वह कहता, मैंने तो जो बात सुनी है कह दी है। आप लोग ऐसी अफवाहों से गुमराह न हों। प्राण बाबू तब और भी जोश में आकर कहते, हमारे यहाँ हड़ताल 100% सफल हुई है और सभी जगहों पर भी हड़ताल अवश्य सफल हुई होगी। जहाँ पुलिस के जुल्म से हड़ताल पूरी तरह सफल न हुई हो, वहाँ भी हम हड़ताल को सफल ही मानेंगे। आज हमारे देश के बाबू वर्ग ने जिस अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया है, वह हमारे देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। और मैं कहता हूँ कि क्रांति अब दूर नहीं है। हमारे दुखों का अंत निकट है। सरकार सोचती थी कि वह हमें अध्यादेशों से डरा देगी। हमें देखना है कि अब वह कितने हजारों लाखों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है। कैसे हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती। मैं कहता हूँ कि अगर अब भी सरकार के होश ठिकाने न आए, तो फिर वह हड़ताल होगी कि सरकार का तख्ता उलट जाएगा। उस दिन दोपहर से रात के 8 बजे तक कॉफी हाउस में प्राण बाबू की यही वक्तृताएं गूंजती रहीं। इस बीच कितने ही लोग आए और गए, लेकिन प्राण बाबू जमे रहे और अपनी खुशी, जोश और वक्तृताओं से लोगों को चकित करते रहे। प्राण बाबू कॉफी हाउस आने जाने वालों की मंझली पीढ़ी के सदस्य थे। आज कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है कि एक जमाने में प्राण बाबू को लिखने पढ़ने का शौक था और इसी नाते वह बराबर पेशे से एक क्लर्क होते हुए भी कॉफी हाउस आते थे और साहित्यकारों, पत्रकारों और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की मेजों पर बैठते थे। बहसों में अधिक हिस्सा न लेते हुए भी वह उनमें गहरी दिलचस्पी रखते थे और जो बात उन्हें कहनी होती थी उसे बड़ी निर्भीकता से स्पष्ट शब्दों में कह देते थे। वह बड़े ही सीधे, नम्र और स्पष्ट वक्ता थे, इसी कारण लोग उन्हें उनके क्लर्क होते हुए भी अपनी मेजों पर नापसंद न करते थे। उनकी इस खूबी के कारण ही कॉफी हाउस के उनके सभी मित्रों को उनके विषय में सब कुछ ज्ञात था। उन्हें यह ज्ञात था कि प्राण बाबू अपने पेशे में कोई तरक्की इस कारण न कर पाए क्योंकि वह अपने पेशे को निहायत कमीना पेशा मानते थे और हमेशा इस प्रयत्न में रहते थे कि साहित्य में कुछ जम जाए तो इस पेशे को लात मार दें। उन्हें यह ज्ञात था कि प्राण बाबू साहित्य में इस कारण न जम सके क्योंकि उन्हें अपने पेशे के कारण साहित्य में काम करने का अवकाश ही न मिलता था। उन्हें यह ज्ञात था कि इसी कशमकश के बीच 15-20 वर्षों में उन्होंने 5 लड़कियां और 2 लड़के पैदा कर लिए और बिल्कुल टूट गए। उन्हें यह ज्ञात था कि इस टूटन के बाद प्राण बाबू क्लर्की और साहित्य दोनों को समान रूप से गालियां देने लगे और साहित्य को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह क्लर्की न छोड़ सके, क्योंकि उनके 1 अदद बीवी और 7 अदद बच्चे थे। उन्हें यह ज्ञात था कि प्राण बाबू के इस निर्णय के बाद उनके सामने केवल उनका जीवन संघर्ष शेष रह गया और इस संघर्ष के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता थी उसे वे ठर्रे का सेवन करके प्राप्त करने लगे थे। उन्हें यह भी ज्ञात था कि जब ठर्रे का परिणाम बहुत बढ़ जाने से प्राण बाबू के घर की विपन्नता बहुत अधिक बढ़ गई तो उन्होंने ठर्रे को लात मारी और भंग के गोले का सेवन करने लगे, सस्ता और बालांशी। उन्हें यह ज्ञात था कि इस स्थिति को पहुंचते पहुंचते प्राण बाबू पक्के औलिया बन गए। उन्हें न तो अपने तन की सुध रही, न मन की, न कपड़े की, न जूते की, न घर की, न मित्रों की। उन्होंने अपने मुंह को सी लिया और कॉफी पीना बंद कर दिया, सिगरेट पीना बंद कर दिया क्योंकि अब नशे के राजा से उनकी दोस्ती हो गई थी। उन्हें यह ज्ञात था कि फिर भी प्राण बाबू ने कॉफी हाउस आना बंद न किया, लेकिन उन्हें यह एक बात ज्ञात न हो सकी कि इस स्थिति में भी प्राण बाबू ने कॉफी हाउस आना क्यों बंद न किया था, क्यों अब उन्होंने अपने मुंह को सी लिया था, क्यों अब वह कुछ बोलते ही न थे। ऐसे प्राण बाबू सबको चकित करके जब कॉफी हाउस से निकलकर बाहर आए तो स्वभावत उनकी चाल में भी अंतर आ ही गया था और दिनों की तरह डगमगाते हुए चलने की जगह आज वह बिल्कुल ठीक तरह चल रहे थे और तेज भी चल रहे थे। उनकी कुछ झुकी हुई पीठ आज सीधी दिखाई दे रही थी। गड़ों में डूबी गीली गीली आंखों की मुंदी मुंदी सी रहने वाली पलकें आज पूरी तरह खुली हुई थी। उनका ठिगना कद लंबा सा दिखाई दे रहा था। सिले हुए से रहने वाले होंठ आज कुछ खुले खुले थे और उन पर मुस्कुराहट भी आ जा रही थी और वे हिल भी रहे थे। पहले सड़क पर चलते समय वह इधर उधर बिल्कुल न देखते थे, लेकिन आज वह जानबूझकर अपने चारों ओर देखते हुए ल रहे थे और कोई परिचित दिखाई पड़ जाता था तो दौड़कर उससे हाथ मिलाते थे और हड़ताल की बात करते थे। किसी किसी के तो वह गले भी लिपट जाते थे। यूं मिलते मिलाते प्राण बाबू बाजार से आगे निकल आए तो अचानक ही सुनसान अंधेरी सी सड़क पर उन्हें एक धक्का सा लगा और उन्हें अब जाकर याद आया कि आज शाम को मैंने गोला तो लिया ही नहीं। यह याद आना था कि उनके पांव भंग की दुकान की ओर मुड़ गए।
लेकिन जरा दूर जाकर वह ठिठक गया और कुछ सोचने लगे। उन्हें अचानक ही यह ख्याल आया कि गोला लेने के बाद न तो मैं किसी से ठीक तरह मिल सकूंगा और न बातें ही कर सकूंगा। अभी तो मुझे अपनी बीवी से मिलना है, बच्चों से मिलना है और उनके साथ बातें करनी है। फिर आज गोले की जरूरत भी क्या है, आज तो अपने ही आप मन मौज में है। और उन्होंने पलटकर अपने घर की सड़क पकड़ ली। 2 मील पैदल चलकर वह अपने घर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें थकावट बिल्कुल न थी। उनके जोश और खुशी में कोई भी कमी न आई थी। उन्होंने पहले की तरह बेजान से हाथों से बंद दरवाजे की जंजीर न बजाई, बल्कि जानदार हाथों से जंजीर इतने जोर से बजाई कि अंदर उनकी पत्नी चौंक उठी और उन्होंने पुकार कर कहा, कौन है? बाबूजी घर पर नहीं हैं। अरे भाई दरवाजा खोलो, खंगती हुई आवाज में मुस्कुराते हुए प्राण बाबू बोले, मैं हूँ दया का बाबूजी। यह दया के बाबूजी ही हैं। पत्नी को आश्वस्त हो जाना चाहिए था, किंतु ऐसा न हुआ। वह और भी चौंक उठी। उनका माथा ठनक गया। आज यह कैसी आवाज है दया के बाबूजी की? कभी उनकी ऐसी आवाज थी, अब तो उन्हें यह भी याद न था। उन्होंने मन ही मन परेशानी का अनुभव करते हुए दरवाजा खोला ही था कि प्राण बाबू ने उन्हें अपने अंक में भर लिया और हंसते हुए बोले, जाने मन, हमारी हड़ताल सफल हो गई है। अब तुम कोई चिंता मत करो। हमें जल्दी ही हमारी आवश्यकता के अनुकूल वेतन मिलेगा। हमें अब कोई तंगी न रहेगी। पत्नी ने जबरदस्ती अपने को छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए, यह क्या कर रहे हैं आप? लेकिन प्राण बाबू ने उन्हें न छोड़ा। वह उन्हें बेतहाशा चूमने लगे। बच्चे अभी सोए हैं, जाग जाएंगे। हताश पत्नी ने कहा, छोड़िए, मैं दरवाजा बंद करूं। उन्हें छोकर प्राण बाबू कमरे में आ गए। कमरे में फर्श पर 7 लड़के लड़कियां एक कतार में सोए हुए थे। प्राण बाबू ने एक एक कर उन्हें बड़े ध्यान से देखा और फिर उनके सिरहाने बैठकर एक एक कर उनका सिर सहलाने लगे। दरवाजा बंद कर पत्नी कमरे में आई तो उन्हें लड़के लड़कियों का सिर सहलाते हुए देखकर बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? उन्हें छोड़ दीजिए, वे जाग जाएंगे। जल्दी हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, तो मैं भी खा पीकर आराम करूं। दिन भर की थकी हारी हूं। आज हड़ताल थी, फिर भी आपसे न हुआ कि जल्दी घर आ जाएं। मैं खाना नहीं खाऊंगा, पत्नी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए प्राण बाबू बोले। आज मैंने कई कप कॉफी पी है, बहुत कुछ खाया भी है। पेट भरा हुआ है। आपने कहाँ से खाया पिया? विश्वास न करके पत्नी ने पूछा, आपके पास पैसा तो था नहीं? हंसकर प्राण बाबू बोले, लोगों ने खिला पिला दिया। दया की माँ माने ही नहीं, उन्होंने कहा, तुम जाओ खा पी लो। झूठ तो नहीं कह रहे हैं ना? पत्नी ने फिर विश्वास न करके कहा, खाना है, उठकर खा लीजिए। नहीं भाई, झूठ क्यों कहूंगा। जेब से कुछ पैसे निकालकर पत्नी की ओर बढ़ाते हुए प्राण बाबू बोले, ये पैसे रख लो, आज मैंने गोला भी नहीं लिया। जरूरत ही नहीं पड़ी। इस तरह क्या देख रही हो? जल्दी खा पी लो, अब मैं आराम करूंगा। पत्नी रसोई की ओर चली गई तो प्राण बाबू अपने उन्हीं कपड़ों में एक किनारे सबसे छोटे बच्चे के पास लेट गए और उसकी देह पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगे। अब वह चाहते थे कि उनका मन स्थिर रहो जाए और वह सो जाएं। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन उनका मन स्थिर न हो रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर मैं किसी काम में अपने मन को लगाऊं तो शायद वह स्थिर हो जाएगा। लेकिन इस समय वहां कौन सा काम रखा हुआ था? वह सोचते हुए उठे और सबसे बड़े लड़के दयानंद के पास, जो दूसरे किनारे सोया पड़ा था, गए। उसके सिरहाने कई किताबें और कापियां बेतरतीब पड़ी हुई थी। वह किताबें और कापियां तरतीब से रखने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक जासूसी उपन्यास पर पड़ी। वह उसे हाथ में लेकर देखने लगे। उन्हें गुस्सा आया कि लौंडा फिर जासूसी उपन्यासों में पैसा और समय बर्बाद करने लगा। इसी के लिए उन्होंने कितनी बार लौंडे को डांटा और पीटा था। लेकिन आज उनका यह गुस्सा क्षणिक ही रहा, बल्कि उन्होंने एक अजीब सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से लौंडे को देखा और उपन्यास हाथ में लिए ही अपनी जगह पर आ लेटे। वह उपन्यास खोलकर पढ़ना शुरू करने वाले ही थे कि दरवाजे से पड़ोस के कृपाल बाबू की पुकार सुनाई पड़ी, प्राण बाबू, प्राण बाबू, प्राण बाबू, हो क्या? हाँ हाँ कृपाल बाबू, मैं हूँ, भाई हूँ। रुको, दरवाजा खोलता हूँ। बड़े उत्साह के साथ उठते हुए प्राण बाबू ने ललकार कर आवाज दी। उनकी इस समय ऐसी ललकार भरी आवाज सुनकर कृपाल बाबू चौंक उठे। उनका तो ख्याल था कि इस समय प्राण बाबू गोले के प्रभाव से होश हवास खोए हुए पड़े होंगे। प्राण बाबू ने दरवाजा खोला और एकदम उनसे लिपट गए तो उनकी हालत खराब हो उठी। हकलाते हुए वह बोले, क्या बात है प्राण बाबू, क्या बात है? आप, अरे भाई। उनसे लिपटे हुए ही हंसते हुए प्राण बाबू बोले, बधाई, बधाई, हमारी हड़ताल 100% सफल रही। नहीं प्राण बाबू,
जैसे रोकर कृपाल बाबू बोले, हमारी हड़ताल। उन्हें छोकर प्राण बाबू अचकचाकर बोले, क्या कहते हो कृपाल बाबू, सुबह हमने अपनी आंखों से ही। सुबह की बात ठीक है। कृपाल बाबू ने मुंह लटकाकर कहा, लेकिन भाई बाद में लोग छुपकर रजिस्टर पर अपनी हाजिरी के दस्तक तब बना आए हैं। इस समय भी दस्तक तब बन रहे हैं। मुझे तो शाम को शंकर बाबू ने बताया कि ऐसा हो रहा है। मैंने जाकर देखा तो शंकर बाबू की बात ठीक निकली। क्या करता, मैं भी दस्तक तब बनाकर अभी लौटा हूँ भाई। सोचा पता नहीं तुमको मालूम है कि नहीं, सो चला आया तुम्हें बताने। साहब कहते थे रात भर दस्तक तब बनेंगे, भाई तुम भी जाकर बना आओ। सुनकर प्राण बाबू के दिल की धड़कन ही जैसे बंद हो गई। उन्हें लगा कि अभी बैठ न गए तो गिर पड़ेंगे। वह माथे पर हाथ रखकर वहीं बैठ गए। भाई मुझे भी बड़ा अफसोस है, कृपाल बाबू ने उन्हें समझाते हुए कहा। लेकिन किया ही क्या जा सकता है। जाओ फिलहाल दस्तक तब बना आओ, फिर देखेंगे। ठीक है न। प्राण बाबू को जैसे कुछ भी सुनाई न दिया। वह जवाब क्या देते, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो मैं चलूं न, कृपाल बाबू ने उन पर झुककर पूछा। फिर भी प्राण बाबू कुछ न बोले तो वह सीधे होकर बोले, सोच लो भाई। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अब खामखा के लिए सिर कटाने से कोई फायदा न होगा। कहकर कृपाल बाबू चले गए। प्राण बाबू सुन्न से वहीं सिर पर दोनों हाथ रखे बैठे रहे। रसोई उठा पत्नी दरवाजे पर आई और उन्हें उस तरह बैठे हुए देखा तो उन्होंने पूछा, वहां क्यों बैठे हैं? कृपाल बाबू चले गए क्या? उनसे कोई उत्तर न पा पत्नी उनके पास आई और उनकी बांह पकड़कर उन्हें उठाती हुई बोली, क्या हुआ? कृपाल बाबू ने कुछ कहा है क्या? चलिए अंदर चलिए। यह सहार देकर उन्हें अंदर ले आई और उन्हें उनकी जगह पर बैठा दिया। दरवाजा बंद करके वह लौटी तो प्राण बाबू लेट गए थे। वह उनसे कुछ पूछने को हुई, लेकिन फिर यह सोचकर वह चुप रह गई कि यह आराम करने का समय है। सुबह देखा जाएगा। मच्छर भिन भिना रहे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें चादर ओढ़ा दी। हमेशा की तरह सुबह चाय बनाकर पत्नी उन्हें जगाने आई। उन्होंने कई बार उन्हें पुकारा, लेकिन प्राण बाबू न तो सुगबुगाए और न ही उनमें कोई हरकत हुई। तब पत्नी ने चादर हटाई और उनकी नजर प्राण बाबू की टिंगी हुई आंखों पर पड़ी ही थी कि वह चीख मारकर गिर पड़ी। प्राण बाबू मर गए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।